ठीक है। सभी विजेताओं को मेरा सलाम। नवनिर्माण एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हम संविधान की क्लास ले रहे हैं। एक बात और स्पेशल की आप समझते होंगे कि मैं आपको विजेता क्यों कहता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि यदि हर बच्चा मेहनत करे, बहुत हल्की हल्की मेहनत करे, रोज 1 से 2 घंटे अगर घर पे वो पढ़ सकता है तो विजेता बन सकता है, अपनी मंजिल पा सकता है, अपनी मंजिल के समीप पहुंच सकता है। इस पर हम लोग एक दिन बात करेंगे, लेकिन हाँ मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि यदि आप रोज 2 घंटे पढ़ें तो आप जरूर पास हो जाएंगे। एसआई का पेपर नजदीक आता जा रहा है, एसएससी जीडी के पेपर की भी घोषणा हो चुकी है और हम लेकर आए हैं आज आप लोगों के सामने उच्चतम न्यायालय की दूसरी वीडियो। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारी वॉच लिस्ट में जाकर उच्चतम न्यायालय की वीडियो नंबर 1 देख लीजिएगा, जिसमें हमने उच्चतम न्यायालय क्या होता है, उच्चतम न्यायालय कहाँ रखा गया है, कौन से अनुच्छेद में है उच्चतम न्यायालय, जजों की योग्यता क्या होती है और कहाँ कहाँ से जजों को लिया जा सकता है, कौन जजों की नियुक्ति करता है, कौन जजों को पदों से हटाता है, कौन जजों को शपथ दिलवाता है, जज की अधिकतम आयु कितनी होती है, जज की न्यूनतम आयु कितनी होती है। ये सारी बातें हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। उन सारी चीजों को हम यहाँ पर नहीं करेंगे। आप बोर्ड पर देखिए, आज हम करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट कहां तक जा सकता है, कौन कौन से क्षेत्रों में वो कार्य कर सकता है, क्या क्या निर्णय ले सकता है। देखो आप पहले देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। यहाँ पर दूसरी हेडिंग है सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की जा सकती है। परामर्शी क्षेत्राधिकार, इसके बारे में कल थोड़ी सी बात हमने की थी। अभिलेख न्यायालय है उच्चतम न्यायालय। पुनः अवलोकन का अधिकार है उच्चतम न्यायालय को। अंतरण की शक्ति का अधिकार है। अंतरण की शक्ति का मतलब है केसों को ट्रांसफर कराने की शक्ति का अधिकार है उच्चतम न्यायालय को। आबद्धकारी विधियों के विषय में उच्चतम न्यायालय में बात है। मूल अधिकारों का रक्षक होता है उच्चतम न्यायालय तथा न्यायिक पुनः अवलोकन कर सकता है उच्चतम न्यायालय। इन सारी चीजों पर 1 बाय 1 हम लोग आप लोगों के साथ बातें करना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए, बोर्ड पर लिखा है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में मैं आपको लिख देता हूं। सबसे पहले ये जो है अनुच्छेद 131 में दिया गया है। वैसे मैं आपको बता देता हूं उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124 में इसके गठन के बारे में है। ये हम सारी बातें कल कर चुके हैं। और यहाँ पर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब है अनुच्छेद 131 में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में कहा गया है। अगर आप इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो इसको कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ओरिजिनल अधिकार क्या है? तो इसका जो ओरिजिनल अधिकार है, इसका मतलब है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी सुनवाई केवल उच्चतम न्यायालय ही कर सकता है। आप याद रखना, ऐसा क्षेत्राधिकार, ऐसे केस जिनकी सुनवाई केवल उच्चतम न्यायालय ही कर सकता है, वो सारी चीजें उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं। ये 2 तरीके की अधिकार होते हैं। इन 2 तरीके के अधिकारों को आप समझ लीजिएगा। कौन कौन से अधिकार होते हैं? जो पहला अधिकार है इसको कहते हैं अत्यांतिक, इसको कहते हैं अत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ये पहला वाला है। अत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब है एब्सोल्यूट ओरिजिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस। अत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसका मतलब यह है कि वो मामले जिनको सुनने का अधिकार केवल और केवल उच्चतम न्यायालय को है। दूसरा जो होता है, इसमें दूसरा होता है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, तो आप इंग्लिश वाले समझ लीजिएगा, इसको कहते हैं कंकरेंट ओरिजिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस। कंकरेंट ओरिजिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस इसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये याद रखना। ये कौन कौन से मामले होते हैं? देखिए, यदि कोई विवाद है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, याद रखना है आपको, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का यदि कोई विवाद है
तो वह विवाद प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केवल उच्चतम न्यायालय में ही सुना जाएगा और उसका निर्णय केवल उच्चतम न्यायालय ही देगा। और यदि एक राज्य एवं एक दूसरे राज्य, मतलब राज्यों के बीच यदि विवाद है तो भी इसका निर्णय उच्चतम न्यायालय ही देगा और यह केस केवल उच्चतम न्यायालय ही इसकी सुनवाई कर सकता है। वही मैंने कहा था, ऐसा अधिकार जिसको केवल और केवल उच्चतम न्यायालय ही देख सकता है। यहाँ पर जो समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, यहाँ पे ऐसे मामले होते हैं जिनमें उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय भी उन मामलों को देख सकता हो, वो इस लिस्ट में आते हैं जो यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। उसी प्रकार से अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को ये अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है ये कि वह मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है, तथा अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को ये अधिकार दिया गया है कि वह मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है। तो मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा 5 प्रकार की रिट जारी करके करता है। मैंने बताया था कि यदि आपको रिट्स के बारे में जानकारी लेनी है तो हमारा चैनल नवनिर्माण एकेडमी पर जाकर आप प्ले लिस्ट में वीटो पावर्स के बारे में एक वीडियो बना हुआ है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो ये बात पूरी हो गई। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 में दिया हुआ है। इस तरीके से दो हैं, दो केंद्र सरकार के साथ राज्य का कोई यदि विवाद है तो उसको उच्चतम न्यायालय ही सुन जाएगा, और राज्यों के बीच में कोई विवाद है तो उसकी सुनवाई केवल उच्चतम न्यायालय में ही होगी। यहाँ पर ऐसी चीजें हैं जो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों ही देख सकते हैं। यहाँ पर उन चीजों को रखा गया है, लेकिन ये दोनों आपको ये समझ लेना और जरूरी है कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का क्या तात्पर्य होता है। मैंने आपको बता दिया प्रारंभिक क्षेत्राधिकार दिया कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद है 131। इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग आएंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार पर। अपीलीय क्षेत्राधिकार, इसका अनुच्छेद लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। अपीलीय क्षेत्राधिकार में आप ये समझ लीजिए कि भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है ये अंतिम अपीलीय कोर्ट है। ये जो है ये है अंतिम अपीलीय कोर्ट, ये बस इतने ही समझना है, अंतिम अपीलीय कोर्ट होता है। और ये बहुत सारा यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बने हैं अभी तक, इसलिए हम इस पर ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। इसमें केवल आप एक बात समझ सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सैनिक न्यायालय होते हैं, सैनिक न्यायालय का जो केस है उसके विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जा सकती है, और ना ही विशेष इजाजत सुप्रीम कोर्ट दे सकता है इस विषय में। चलिए यहाँ पर आते हैं परामर्शी क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 143 में दिया गया है परामर्शी क्षेत्राधिकार। इसमें परामर्शी क्षेत्राधिकार का मतलब है जब राष्ट्रपति को लगे कि कोई कानून का विशेष बात है जो समझी नहीं जा रही है या संविधान की व्याख्या की बात हो, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। कौन सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है? कौन ले सकता है? इस सलाह को राष्ट्रपति लेंगे। इस सलाह को सुप्रीम कोर्ट से कौन मांगेगा? इस सलाह को राष्ट्रपति मांगेंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देगा उस सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। तो आपको समझना है, सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। और इसमें दिया गया है, ये कहां से लिया गया है ये अधिकार? ये संविधान में, हमारे भारत के संविधान में कनाडा से लिया गया है ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट का। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर मैंने स्टार बना दिया है। कई बार पेपरों में पूछा भी गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो परामर्शी क्षेत्राधिकार है ये कहाँ के संविधान से लिया गया है। तो आपको बहुत स्पष्ट रूप से याद रखना है कि यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। मैंने बता दिया आपको। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे अभिलेख न्यायालय, ये मैंने कल भी इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। अनुच्छेद 129 में दिया गया है कि
129, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब है जो उच्चतम न्यायालय है वो एक अभिलेख न्यायालय है। इसका सिंपल सी दो बातें हैं कि उच्चतम न्यायालय के जो भी निर्णय होंगे वो सभी निर्णय लिखित में होंगे, सभी कार्यवाहियां लिखित में होंगी और इनका एक अभिलेख रखा जाएगा, एक रिकॉर्ड रखा जाएगा। अभिलेख न्यायालय को कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो आपको दो चीज याद रखनी है, एक तो सभी कार्यवाहियां और सभी निर्णय लिखित में होंगे, एक उनका रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। इसका मतलब केवल ये है रिकॉर्ड भी रखा जाएगा, ये लिखित में होंगे। इसे मिटा देते हैं। चलिए ये बात पूरी हो गई। आगे देखिएगा, यहाँ से आप ठीक से समझ पाएंगे। अब बात है पुनः अवलोकन। पुनः अवलोकन का मतलब है रिव्यू का अधिकार है, रिव्यू। अब यहाँ पे पुनः अवलोकन का क्या मतलब होगा? पुनः अवलोकन का मतलब होगा एक ऐसा निर्णय जिस निर्णय को उच्चतम न्यायालय पहले ही दे चुका है, उस निर्णय को उच्चतम न्यायालय बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट कैन चेंज द प्रीवियस डिसीजन गिवन बाय इटसेल्फ। ऐसा इस आधार पे कहा जाता है कि यदि उच्चतम न्यायालय को ये लगता है कि जब निर्णय दिया गया था उसके बाद कुछ नए साक्ष्य सामने आए हैं तो इस निर्णय को बदला जा सकता है, तो अपने ही निर्णय को स्वयं बदल सकता है। उच्चतम न्यायालय जो पूर्व में दिया हुआ है उसको पुनः अवलोकन कहते हैं या कहते हैं रिव्यू करने का अधिकार है अपने निर्णय को। इसके बाद देखिए यह है अंतरण की शक्ति। अंतरण की शक्ति का मतलब है पावर ऑफ ट्रांसफर। अंतरण की शक्ति का मतलब है पावर ऑफ ट्रांसफर। तो इसमें आपको एक चीज समझ लेनी है कि उच्चतम न्यायालय को किसी भी केस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का अधिकार है। पहला समझ लीजिए, हाई कोर्ट एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किसी भी केस को उच्चतम न्यायालय ट्रांसफर करने का आदेश दे सकता है। ऐसा कई बार इसलिए भी किया जाता है कि उच्चतम न्यायालय को लगता है कि उस राज्य की सरकार कहीं उस केस को प्रभावित न कर दे। एक बात हो गई। आपको यहाँ पे ये भी समझ लेना है कि ये जो बात है प्रारंभ में संविधान के में थी नहीं, इसको 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत फेमस है, 1976 में हुआ था। इसके द्वारा ये जोड़ा गया था कि सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार होगा कि वह एक किसी केस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। दूसरी बात है कि हाई कोर्ट से किसी भी केस को सुप्रीम कोर्ट में भी मंगा सकता है। इसको कहते हैं अपने पास भी मंगा सकता है। यह भी प्रारंभ संविधान में नहीं था। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। तो उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। इससे ज़्यादा आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। आपके पेपरों की वन लाइनर आवश्यकताएं यहाँ से पूरी हो जाएंगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। अगली बात करते हैं यहाँ से आगे की। यहाँ से आगे दिया है आबद्धकारी विधियां। आबद्धकारी विधियों का जो आशय है वो मतलब है बाइंडिंग लॉज। अंग्रेजी में मैं बता देता हूँ आबद्धकारी विधियों का मतलब क्या है। इसका मतलब है बाइंडिंग लॉज, बाइंडिंग लॉज। तो ये अंग्रेजी में मैंने बात बता दी। आबद्धकारी विधियां अनुच्छेद 141 में रखा गया है। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है सभी उच्च न्यायालयों में मान्य होगा। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सभी हाई कोर्ट्स मानेंगे। इसका मतलब ये हुआ सभी हाई कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो मानना होगा। इसका मतलब है, इसका ये भी मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दे दिया है वह निर्णय सुप्रीम कोर्ट पर लागू नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को
बदल सकता है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं बता देता हूँ, समझने वाली बात है। इसका मतलब ये है, क्या सभी हाई कोर्ट में उच्चतम न्यायालय के दिए गए निर्णय बाध्य होंगे? बिल्कुल बाध्य होंगे। क्या उच्चतम न्यायालय के दिए गए निर्णय को कोई भी हाई कोर्ट बदल सकता है? बिल्कुल नहीं बदल सकता है। तो उच्चतम न्यायालय के दिए गए निर्णय क्या उच्चतम न्यायालय पर भी बाध्यकारी होंगे? तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय उच्चतम न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं होंगे, बाइंडिंग नहीं होंगे। उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय में चेंज कर सकता है, इसीलिए दिया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को बदल सकता है, हाई कोर्ट पर ही बाध्यकारी होंगे। परंतु यहाँ पर एक चीज दी गई है कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देता है तो वह निर्णय न्यायाधीशों की एक कमेटी के द्वारा, इसका मतलब एक ग्रुप के द्वारा दिया जाता है, जिसे पीठ कहते हैं, कमेटी कहते हैं। तो अगर कोई निर्णय 3 जजों ने दिया है तो इसके निर्णय में चेंज केवल 3 से ज्यादा जजों की पीठ ही कर सकती है। 2 जजों का ग्रुप मिलकर 3 जजों के द्वारा दिए गए निर्णय को कभी बदल नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट में, और संविधान में ऐसा प्रावधान है। आप समझ पाए होंगे, उम्मीद है मैंने सामान्य सी भाषा में बहुत छोटे में ये सारी चीजें समझा दी हैं आप लोगों को। तो हो गया आबद्धकारी विधियां। इसके बाद जो दिया गया है कि यह मूल अधिकारों का रक्षक है, यह मूल अधिकारों का रक्षक है। किस प्रकार से रक्षक है? मूल अधिकारों की रक्षा किस तरीके से करता है सुप्रीम कोर्ट? तो ये पहली बात तो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। इसी में दिया गया है मूल अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। ये बहुत बार प्रश्न में पूछा भी गया है। तो पहली बात तो अनुच्छेद 32 में है। दूसरी बात और क्या है? मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 रिट जारी करता है। रिट को अंग्रेजी में लिखते हैं WRITS, रिट्स जारी करता है। ये तब जारी की जाती है कि यदि कोई व्यक्ति, कोई संस्था या सरकार किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को शॉर्ट करती है, न्यून करती है या उनका हनन करती है, या किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को छीनती है, तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि उसके मौलिक अधिकारों को जारी तुरंत प्रभाव से कराया जाए। और जो आदेश होते हैं, रिट का मतलब ही होता है आदेश, और ये आदेश होता है किसका? ये आदेश होता है कोर्ट का। अब दोबारा से समझिए, अनुच्छेद 32 ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उच्चतम न्यायालय की होगी। और उच्चतम न्यायालय कौन से अनुच्छेद के तहत किसी के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेंगे? अनुच्छेद 32 के तहत। किस प्रकार से जारी करेंगे? कि वो 5 प्रकार के आदेश जारी कर सकते हैं, उन आदेशों को रिट्स कहा जाएगा। तो एक क्वेश्चन और बन गया है यहाँ से कि अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट कौन से अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। यहाँ पर एक और अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 में आपको याद रखना है, अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 में ये बात की गई है कि उच्चतम न्यायालय किसी भी ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट किसी ऐसे कानून को शून्य घोषित कर सकता है, खत्म कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है जो मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकारों का हनन करे, छीने, न्यून करे। ये बात दी गई है 132 में, 13 की क्लॉज 2 में ये दिया गया है कि कोई भी ऐसा कानून यदि संसद बना देती है जो कानून किसी के मौलिक अधिकारों को खत्म करे या कम करे, तो उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार होगा अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 के अनुसार कि वह उसको असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दे।
और उस कानून को समाप्त कर दे। ये बात है मौलिक अधिकारों के रक्षक की। अब आप समझ लेना मौलिक अधिकारों का रक्षक का क्या तात्पर्य होता है। तो मौलिक अधिकारों का रक्षक अनुच्छेद 32 और 13 क्लॉज 2 में है बात। यहाँ से आगे बात करते हैं और आगे की बात जो है वो अंतिम है, न्यायिक पुनः अवलोकन। तो पहली बात तो आपको ये समझ लेना है न्यायिक पुनः अवलोकन का मतलब क्या है। पहली बात तो ये समझ लीजिएगा, ये संविधान में यूएसए के संविधान से लिया गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। कहाँ के संविधान से लिया गया है? इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगली बात, इसमें वही कहा गया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट या यदि सुप्रीम कोर्ट नहीं, यदि संसद या राज्य विधानमंडल कोई ऐसा कानून बना देता है जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है, कोई ऐसा कानून बना देता है जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो उस कानून को उच्चतम न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है। ठीक है, ये वही बात कही गई है। तो और क्या है इसके द्वारा, मतलब इस पावर के द्वारा संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा की जाती है। इसके द्वारा संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा की जाती है। ठीक है, इसके बाद कहा गया है कि यह भारत की संघात्मक व्यवस्था और मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है इससे। तो इससे और किसकी रक्षा होती है? मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है और इससे संघात्मक व्यवस्था की रक्षा होती है। संघात्मक व्यवस्था की रक्षा होती है। तो न्यायिक पुनः अवलोकन का मतलब भी आप समझ रहे होंगे, बनाए गए कानून को दोबारा से देखना जो संसद ने या राज्य विधानमंडल ने बना दिया है। उसमें कहा गया है कि संसद और राज्य विधानमंडल कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी, उसको ऐसा कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा जो संविधान की सर्वोच्चता को प्रभावित करे। भारत में सबसे ऊपर कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संविधान या संसद? सबसे ऊपर संविधान है। हमारे भारत में सर्वोच्च कौन है? संविधान। और संविधान की सर्वोच्चता का ध्यान कौन रखता है? सुप्रीम कोर्ट। पहली बात, इस अधिकार के द्वारा न्यायिक पुनः अवलोकन के द्वारा जो यूएसए से लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और संविधान के संघीय व्यवस्था, जो संघात्मक ढांचा है, हमारी संघीय व्यवस्था बनाई गई है भारत में, उसकी रक्षा करता है सुप्रीम कोर्ट। इस प्रकार से ये वीडियो खत्म हुई मित्रों। मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूँ कि आप हमारी वीडियोज की लिस्ट नोट्स बनाइए, छोटी छोटी चीज़ें नोट करिए। इसमें दिए गए डाटा के माध्यम से आप सारे के सारे छोटे से छोटे वन लाइनर क्वेश्चंस को आप हल कर पाएंगे। मैंने ठीक से समझाने का पूरा अपना प्रयास किया है, पूरी एनर्जी लगाई है। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं, लाइक जरूर कर दें। आपको कैसा लगा इस वीडियो के अभी पहुंच करके आप जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट खत्म होता है। ये है सुप्रीम कोर्ट की दूसरी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।